Good morning, everyone. I welcome all the students to Sahas Institute of Commerce. ऑफलाइन मोड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लाइव मोड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को साहस एप्लीकेशन पर देखते हैं, सबका SY BCom एंड साहस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक न्यू एंड कंपल्सरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग ड्यूरिंग द ईयर शॉर्ट में बोलेंगे ईडीटी या फिर डीटी। आप मोस्टली ये कॉमन नाम से सुनोगे, तो डीटी कहते हैं या ईडीटी कहते हैं। इसका मतलब हमारे सब्जेक्ट का नाम है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी बात हो रही है। अभी ये सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है और वो प्रैक्टिकल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। SY BCom में आपको 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी है, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल है, 3 थियरी है, और इसमें से ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये प्रैक्टिकल कैटेगरी का सब्जेक्ट है। अभी हम लोग सीधा ये सब्जेक्ट के ऊपर चले गए। सबसे पहले तो क्या करना है कि आपके पास ये बुकलेट होगी हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स की, तो वो आप अपने पास रखोगे। साथ में पेन हाइलाइटर रखोगे, ताकि जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ वो समझ के आप अपने पैम्पलेट में टिक मार्क कर सको, नोट डाउन कर सको, कुछ भी लिखना है तो लिख सको। पैम्पलेट ब्लैंक का ब्लैंक जैसा सर आपने दिया था वैसा हमने पूरे सेमेस्टर में कंप्लीट रहने दिया है। ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर जरूरी सारी चीजों को टिक मार्क करना है, लिखना है, तो ही आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। पर हम लोग सीधा ये सब्जेक्ट के ऊपर जाए, इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये टैक्स क्या है। अब टैक्स समझे इससे पहले हम लोग बेसिक एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे। ये समझेंगे कि कोई भी देश है, और उससे भी छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बात करें तो कोई भी फैमिली है, कोई भी घर है, ये कैसे चलता है। आप अपने घर की बात करो या अपने घर को देखो, तो ये घर कैसे चलता है। तो घर के अंदर कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा, शायद एक हो या एक से ज्यादा हो, जो घर के जो फैमिली मेंबर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों पर पैसे खर्च करते हैं। मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में वो फादर है, कोई भी हो सकता है, फादर मदर, आप खुद, कोई भी। तो कोई एक पर्सन ऐसा है जो फैमिली मेंबर्स के लाइफस्टाइल के लिए, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर अच्छा फर्नीचर बनाया है, जिससे कि हम लोग अच्छे से कंफर्टेबली लाइफ जी सके घर में। आपके फादर जो है वो आपके एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करता है कि चल बेटा तू कॉलेज में आ गया है, कॉलेज की फीस पे करूंगा, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तेरे को रखूंगा ताकि अच्छा एजुकेशन ले, अच्छा नॉलेज ले, अच्छा रिजल्ट लेके आए। सपोज आपको अच्छे एजुकेशन के लिए पैसा खर्च किया, आप या आपके कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाते हैं, इल सिक हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, मेडिकल एक्सपेंस करेंगे, चल भाई दवा खाने ले जाता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ। सपोज आपके पापा ऐसा बोल देंगे, नहीं नहीं भाई मैं इतना सारा खर्चा नहीं कर सकता, आपके पढ़ाई के लिए मैं खर्चा नहीं कर, अगर आप बीमार हो जाते हो तो मैं पैसा स्पेंड नहीं करूंगा। तो क्या होगा, फैमिली मेंबर्स अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हमको एक अच्छे से लाइफ जीने के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या करना जरूरी है, पैसा खर्च करना जरूरी है। मींस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सपेंस करना। ठीक है, अभी हम लोग फैमिली लेवल पे बात करें। अभी पापा ये अलग अलग चीजों के पीछे खर्च कर रहे हैं, तो वो खर्च कहां से कर रहे हैं, मतलब पैसे उसके लिए उनके पास कहां से आते हैं? लाउडली बोलिए, पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को। इनकम। पापा कहीं ना कहीं से पैसा अर्न करके आएंगे। अभी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक FY BCom में पढ़ चुके हैं। सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कोई ना कोई होगा, जमीन होगी तो रेंट के फॉर्म में इनकम लेके आएंगे, कैपिटल होगी तो इंटरेस्ट के फॉर्म में। पापा कहीं पर जॉब कर रहे हैं, लेबर, एम्प्लॉय, तो सैलरी, वेजेस के फॉर्म में इनकम लेके आ रहे हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम करके आ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं से ये इनकम होगी ही, तो ही वो एक्सपेंस कर पाएंगे, और एक्सपेंस करना बहुत जरूरी है। अगर एक्सपेंस नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, अच्छा लाइफस्टाइल वो हो ही नहीं पाएगा। अब इसी चीज को हम लोग नेशनल लेवल पे देखते हैं। जैसे आपने घर में देखा, आपके घर में ऐसा ही होता है,
कि पापा पैसा खर्च करते हैं, पापा मम्मी कोई भी पैसा खर्च करते हैं और उसके लिए वो कहीं ना कहीं से इनकम करके आते हैं, कोई भी सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, लीगल हो या इलीगल हो, मतलब लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, कोई लेना देना नहीं है, इनकम होगी। वो एक जोक है ना कि एक फादर थे, उसके 4 बेटे थे, तो वो हमारे इंडियन कल्चर का नेचर होता है ना, शर्मा जी का बेटा देखो ये कर रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारे 4 बेटे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मेरा एक बेटा जो है ना वो इंजीनियर बन गया है, क्या बात है, वेरी गुड। दूसरा बेटा क्या कर रहा है, दूसरा बेटा एमबीए बन गया है, वाह वेरी नाइस। तीसरा बेटा क्या कर रहा है, तो तीसरा बेटा फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, मतलब फार्मेसी किया है उसने, क्या बात है। और चौथा बेटा वो चोर है, वो चोर बन गया है। बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, तो ये चौथे बेटे को घर से निकाल दो ना, नहीं नहीं निकाल सकता ना, उसी की वजह से तो घर चल रहा है, बाकी 3 तो अनएम्प्लॉयड है। मतलब कहने की बात ये तो जोक था कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रहते हैं और चोरी चकारी करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। अभी वो चोरी करके भी पैसा ला रहा है, पर पैसा ला रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो क्या बोला कि घर वही चला रहा है, घर चला रहा है मतलब कहीं से वो इनकम ला रहा है, पैसे आ रहे हैं, जिससे घर के लिए पैसा स्पेंड हो पाता है, सब लोग अच्छे से जी पाते हैं। अब वही चीज को हम लोग नेशनल लेवल पे, देश के लेवल पे बात करें, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी अपने जो लोग हैं, जनता है, पीपल, सिटीजन, उन लोगों के लिए बहुत सारी जगह पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देखो कि हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से डिफेंस आर्मी हमारी काम करती है। सभी बॉर्डर पर बहुत ही बढ़िया लेवल पे जो आर्मी ऑफिसर्स है, चाहे वो ग्राउंड लेवल आर्मी हो या एयरफोर्स हो या नेवी, सभी लोग अच्छे से अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो उनको पैसे क्या आप देने के लिए चाहते हो? नहीं, कौन देता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये पैसा स्पेंड कर रही है हमारे देश के लिए, जो अच्छे रोड, हाईवेज, ब्रिज, इरिगेशन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां से मुंबई जाना है, बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोग जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अपने घर से यहां तक साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स तक पहुंचे हो, तो वो क्यों पहुंचे हो अच्छे से? सर सड़क थी, अच्छी सड़क थी, जिसके ऊपर हम लोग या तो बस में या हमारा खुद का व्हीकल लेके यहां तक पहुंच सके। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड आपने बनाए हैं, आपने बनाया है। सर वो तो गवर्नमेंट ने बनाया, हम क्यों बनाए? तो गवर्नमेंट ने ये रोड बनाए। देखो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट कर रही है, आर्मी है तो वो ऐसे ही फ्री में काम हो रहा है? बहुत खर्चा होता है। सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी ऐसा नहीं, उसका मैनेजमेंट, इक्विपमेंट्स लेने होते हैं। हम देख सुनते हैं कि भाई फ्रांस से हमने ये खरीदा, हमने इसराइल से ये प्लेन खरीदे, यूएस से हम लोग ये गन्स खरीदने वाले हैं, अलग अलग चीजें, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पैसे खर्च होते हैं। हम लोग बीमार होते हैं तो सब लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलती है। वैक्सीन, कोविड आ गया, सबको वैक्सीन देनी है, अब गरीब लोग वैक्सीन नहीं ले पाएंगे, तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करवाएगी सभी लोगों का। डबल डबल डोज देने, डबल डोज देंगे, कोई बात नहीं। तो ये मेडिकल फैसिलिटी के पीछे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, एग्रीकल्चर के पीछे पैसा स्पेंड कर रही है, इंडस्ट्री के पीछे पैसा स्पेंड कर रही है, एजुकेशन के पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, ये सारी चीजें भी चलती है। तो इन सब के पीछे क्या होता है? सरकार के पैसे खर्च होते हैं या नहीं होते हैं? ऑब्वियसली होंगे। अभी गवर्नमेंट ये सब पैसा खर्च कर रही है तो कहां से कर रही है? वो अपने घर के पॉकेट के निकाल रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी है वो अपनी सैलरी में से रास्ते बनवा रहे हैं, अमित शाह है वो उसका जो बोनस आया ना उसमें से आर्मी के लिए गन्स खरीदे, ऐसा है? नहीं। तो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उसके लिए सरकार को भी इनकम की जरूरत होती है। अब सरकार इनकम कहां से अर्न कर सकती है? बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे सोर्सेस है जिसमें से गवर्नमेंट इनकम अर्न कर सकती है। कुछ एग्जांपल्स दे पाओगे? चलो टैक्सेस वो तो देख लिया, और एक कॉमन भी है, ये पता भी है, इसके अलावा
चलो इंटरनेशनल लोन लेते हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, आईएमएफ से लोन लेंगे, तो वो लोन ली, चलो हालांकि लोन ली वो तो लायबिलिटी हुई, हम इसको इनकम कंसीडर नहीं कर सकते। लोन लेके पैसा आया, कैपिटल रिसीट हुई, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो, बट वो हमारे लिए लायबिलिटी बनी क्योंकि उसका रिपेमेंट करना होगा फ्यूचर में। इनकम कैसे अर्न कर सकती है गवर्नमेंट? एक टैक्सेस थ्रू, दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट करके, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है, कुछ एक्सपोर्ट्स तो प्राइवेट प्लेयर करते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर की इनकम होती है, बट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट करती है तो उसके थ्रू इनकम मिलती है, चलो मान लेते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट कंपनी बहुत सारी चलती है, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है, लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी इनकम होगी, वो किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, तो उसकी जो इनकम होगी, कोई भी कंपनी है मतलब, वो कंपनी काम करेगी और उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। हम लोग रास्तों से जाते हैं तो हमारे पास से टोल टैक्स कई बार लिया जाता है, तो वो टोल टैक्स गवर्नमेंट की इनकम हुई। हमको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अहमदाबाद जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, एंड हम लोग यूज करते हैं रेलवे को, तो रेलवे कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो रेलवे का किराया हम लोग देते हैं, या गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका किराया हम लोग रेलवे को देते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो बस चलती है, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, प्राइवेट भी होती है, बट जो गवर्नमेंट के बसेस चलते हैं उसका किराया किसकी इनकम होगी? गवर्नमेंट की इनकम होगी। कॉर्पोरेशन में हम लोग टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, साल हो जाएगा उसे वेरो आई गो, पानी वेरो आई गयो, मकान वेरो आई गयो, तो प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब हम लोग किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। हम लोग स्टैंप ड्यूटी करते हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, तो प्रॉपर्टी के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज जो चार्ज सरकार ले ले से 4.9%, 5%, तो वो किसको मिले? गवर्नमेंट को मिले। मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिससे गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है, और उसमें से ये सारे अलग अलग एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कर सकती है। अब जो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है ना गवर्नमेंट की इनकम के, उसमें से एक मेजर सोर्स, वन ऑफ द मेन सोर्स या मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्स। यहां से हम लोग हमारे सब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, पर मैं सीधा सब्जेक्ट के ऊपर नहीं गया हूं, सीधा डायरेक्ट टैक्स गया। चलो उसकी डेफिनेशन पहले पेज पे देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी दी है, तो चलो सीधा वो शुरू कर देते हैं, एग्जाम में तो वही आएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। हमने पहले समझा कि घर कैसे चलता है, घर कैसे चलता है, उसके बाद हमने समझा कि उसी तरह से देश कैसे चलता है, और देश को, गवर्नमेंट को पैसे अर्न करने के लिए इनकम चाहिए ताकि वो एक्सपेंसेस कर सके। तो इनकम के लिए क्या अलग अलग सोर्सेस है, और उसमें से एक सोर्स है, हालांकि वो मेन सोर्स है, दैट इज टैक्स। अब अगर हम टैक्स की भी बात करें तो टैक्स कितने टाइप के होते हैं मेन कैटेगरी में? दो कैटेगरी, वेरी गुड, कौन कौन से? वेरी गुड, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देयर आर टू मेजर सोर्सेस ऑफ टैक्स या मेन टाइप्स ऑफ टैक्स, फिर उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेन गवर्नमेंट के दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखो भाई, सब लोगों को बोलना है, ऑफलाइन में बैठे हो या ऑनलाइन में, या भले इसको आप बाद में वीडियो में देख रहे हो साहस एप्लीकेशन पर, आप लोगों को बोलना है, जो मैं पूछ रहा हूं वो बोलोगे नहीं तो जल्दी याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो बोलने की कोशिश करें, सिर्फ सुनने का नहीं, ठीक है? दो टाइप के टैक्सेस हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कोई मुझे ब्रीफली समझा पाएगा, शॉर्ट में, क्विकली? वेरी गुड, પરોક્ષ ખર્ચ છે, ઇનડાયરેક્ટલી સરકાર સુધી પહોંચાડશે। बहुत સરસ, બીજું કોઈ કહેશે? बहुत સરસ અને સાચો આન્સર છે। एनीवन एल्स? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? देखो बहुत सही बताया इन्होंने। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय पर्सन और कंपनी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट है, ये सपोज गवर्नमेंट है हमारी, तो हमारे पास है सीधा गवर्नमेंट ही टैक्स ले,
सीधा हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, मेरा टैक्स बन रहा है और वो मैं सीधे का सीधा गवर्नमेंट को दे रहा हूं। जैसे कि इनकम टैक्स, मेरी इनकम हुई तो एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे मैं मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा। और मैं अगर टैक्सेबल कैटेगरी में आता हूं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो मैं सीधा गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे सिंपल रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि मैं 10 लाख रुपीस की इनकम अर्न कर रहा हूं और 20% गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको टैक्स पे करना है। तो 10 लाख के 20% 2 लाख, हालांकि इतना सीधा नहीं होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर, बट अभी इनिशियल लेवल है तो आपको कॉन्सेप्ट समझा कि 10 लाख के 20% मतलब हो जाएंगे कितने, 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख रुपीस क्या करेंगे हम सीधा, मतलब मैं सीधा गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा मेरा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं। उसी तरह से होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो वेल्थ टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, पानी वेरो आवे છે, जमीन वेरो, मकान वेरो, એ બધું वेल्थ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, ये कॉर्पोरेशन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी, ये भी आगे आएगा पूरा चैप्टर पढ़ने का। कैपिटल गेन जो होता है ये क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा चैप्टर ही। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टॉक मार्केट में हम डील करते हैं उसके ऊपर लगता है। अगर मैंने शेयर मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन किया है, हर्षद मेहता बनने का सपना लेके स्टॉक मार्केट में उतरा और मैंने शेयर खरीदना बेचने का काम शुरू किया, तो उसके ऊपर सरकार मेरे पास टैक्स लेगी। गिफ्ट टैक्स, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स हम सीधा गवर्नमेंट को पे करेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने तो बहुत सारे लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट दी है, या बहुत सारे लोगों के पास से गिफ्ट ली भी है बर्थडे में, तो क्या उन लोगों ने टैक्स पे किया? वो छोटी छोटी गिफ्ट की बात नहीं कर रहे, ये गिफ्ट की इनकम के बारे में भी आगे पूरा चैप्टर आएगा। बट अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मैं किसी को लैंड गिफ्ट में दे रहा हूं, मैं किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा हूं, फ्लैट गिफ्ट में दे रहा हूं, कार गिफ्ट में दे रहा हूं, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये गिफ्ट टैक्स, ये सब क्या होता है, हम लोग सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि टैक्स पेड बाय पर्सन और कंपनी टू द गवर्नमेंट वाया थर्ड पार्टी, मतलब सीधा सीधा मैं गवर्नमेंट को नहीं पे करूंगा, मैं किसी और को पे करूंगा और वो मेरे बिहाफ में गवर्नमेंट को पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कैमरास खरीदे, मैंने ये डिजिटल पढ़ाने की सिस्टम खरीदी। अभी फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम की प्राइस थी 2 लाख रुपए, बट मैंने इसके लिए पेमेंट किया 2,56,000 रुपीज। 56,000 रुपीज उसके ऊपर का टैक्स है, ठीक है। तो अभी 56,000 भी मैं किसको पे करूंगा, मैंने जिसके पास से ये लेजर प्रोजेक्शन परचेज किया होगा, ये बोर्ड परचेज किया होगा उस, पर मेरे बिहाफ में वो गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब क्या होगा, मैंने खरीदा सामान शॉपकीपर से, समझो, तो जो शॉपकीपर है ना, वो मेरे पास से टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा मेरे बिहाफ। समझ में आ रहा है? मैं सीधा ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लो 2 लाख रुपीज आप लो और 56,000 मैं गवर्नमेंट को दे देता हूं इसके टैक्स के पैसे, नहीं, मैं 2,56,000 उसी दुकान वाले को या सप्लायर को दे रहा हूं, उसमें से वो सप्लायर के 2 लाख रुपए 56,000 टैक्स के है, तो वो गवर्नमेंट को पे करेगा मेरे बिहाफ। तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मैंने डायरेक्टली पे नहीं किया, मैंने पे किया सप्लायर को, सप्लायर ने पे किया फिर गवर्नमेंट को, तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू टैक्स पे हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जांपल है, हालांकि अभी तो एक ही इनडायरेक्ट टैक्स मेजर नाम आपको याद रखना है, जीएसटी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बाकी के सारे इनडायरेक्ट टैक्स बंद हो गए, बट काफी हद तक कम हो गए। जिसमें पहले आपने अगर शायद नाम सुना हो तो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एग्जाम्पल में ये सब नाम आपने सुने हो। एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, अगर आप मूवी देखने जाते हो मल्टीप्लेक्स में, तो मूवी के टिकट के अंदर आप देखना एंटरटेनमेंट टैक्स अप्लाई होता है। तो ये सब क्या होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है, मैंने आइनॉक्स वालों को दिया टिकट खरीदते समय, मैंने ऐसा नहीं बोला कि लो आप अपने टिकट का पैसा आप रखो और गवर्नमेंट का इसके ऊपर का जो टैक्स पे हो रहा है ना अलग से गवर्नमेंट को दे रहा हूं, नहीं, मैंने पूरे का पूरा पैसा आइनॉक्स वाले को दिया, पीवीआर वाले को दिया, मतलब वो मल्टीप्लेक्स वाले, और फिर उसमें से वो पीवीआर वाले ने, आइनॉक्स वाले ने अपना पैसा रख के ऊपर जो टैक्स का पैसा था वो सरकार को दिया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ? तो सरकार के जो दो मेन इनकम का जो मेन सोर्स है टैक्स, उसकी दो कैटेगरी होती है, कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स जो कि हम लोग
यानी कि टैक्स पेयर चाहे वो पर्सन हो या कंपनी हो, दैट पेज डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि कंपनी या पर्सन इनडायरेक्टली मतलब वाया थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को पे करता है, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो समझ में आया? अब हमारा जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट का नाम क्या था? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अपने को अभी फिलहाल ये इनडायरेक्ट टैक्स के साथ आगे कुछ लेना देना नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट तक। हाँ, आगे के सेमेस्टर में अपने को आएगा एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो उस वक्त हम लोग आईडीटी यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट हमारे सब्जेक्ट का नाम है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो हम जो भी चीज अब आगे पढ़ने वाले हैं दैट विल बी प्योरली रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ? यहां तक की चीजें समझ में आई? सब्जेक्ट एक्चुअली में अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफली बता देता हूं कि साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स जो है वो अलग अलग मोड पर एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जिसमें पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासेस, जिसमें आप लोग ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हो, जो कि वडोदरा में 3 जगह पर है, करेलीबाग, सयाजीगंज, वाघोड़िया रोड। तीनों ही ब्रांच पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद साहस स्मार्ट स्टडीज है। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे है जो कि हमारे 3 ब्रांचेस पर नहीं आ सकते बट सेम चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही टाइम पर वही चीज पढ़नी है, तो ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस होते हैं जिसमें जो भी टीचर ऑफलाइन में पढ़ा रहा है वही एट द सेम टाइम आप ऑनलाइन घर से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सेम क्वालिटी का एक्सपीरियंस रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट जो ऑप्शन होता है दैट इज साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। तीनों ही मोड पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स हैं लोवेस्ट फीस पर। साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना है तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आपका जो भी रिस्पेक्टिव कोर्स आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो उस पर क्लिक करके बाय कोर्स पर क्लिक करके ये वो कोर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते। ठीक है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बताई। चलिए अभी हम लोग हमारा पैम्पलेट ले लेंगे क्योंकि अभी हम लोग एक्चुअल हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। उसमें यूनिट नंबर 1 हमारा ओपन करोगे आप, तो यूनिट नंबर 1 उसके अंदर पहला ही जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। पर इसके पहले अपने को बहुत सारे वर्ड्स को समझना पड़ेगा ये सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए वैसे नया है, थोड़ा बहुत आपने ड्यूरिंग 11th-12th सुना हुआ है बट ये प्योर एज अ सब्जेक्ट नहीं आया है। 11th के अंदर आपको जीएसटी छोटा सा चैप्टर आता था 3rd नंबर का, वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से। इसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें अभी तक आपको टैक्स के बारे में नहीं आई है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए देखने जाए तो टेक्निकली नया है। तो ऑब्वियसली कि जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, कुछ नए वर्ड्स आएंगे। अब अगर वो वर्ड्स ही आप नहीं समझ पाओगे तो वो सब्जेक्ट को कैसे समझोगे? लाइक आप साइंस वाले को बताने जाओगे डेटर, बेड डेट, डिस्काउंट रिजर्व, बेड डेट रिजर्व, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बिल्स रिसीवेबल क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है। वो आप लोगों को पता है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि कॉमर्स के अंदर ये सब वर्ड्स आते हैं। अभी आपने जब कॉमर्स पढ़ा था 11th में अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले पहले ही चैप्टर में आपको टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स पारिभाषिक शब्दों नहीं समझ आती। यानी अंदर आ दालखात मीन्स बेड डेट, डेटर्स मतलब देवादारों, ये सब वर्ड्स के मतलब हमने समझे। तब आगे चल के चैप्टर में जब भी डेटर्स आते हैं मतलब देवादारों, बिल्स पेबल, देवी हुंडी, दालखात अनामत, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बेड डेट रिजर्व, तो ये सब वर्ड्स आप समझ पाओगे अगर आपको उसकी बेसिक जानकारी हो तो यहां पर हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट में आने वाले जो बेसिक टर्म्स है, वर्ड्स है, वो समझेंगे। हालांकि इसके अंदर भी आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों एंगल से काम करना, कॉन्सेप्ट समझने तो जरूरी ही है, तो ही आगे का सब्जेक्ट समझ में आएगा। बट एट द सेम टाइम एग्जाम के लिए एमसीक्यू वाली एग्जाम में भी और डिस्क्रिप्टिव वाली एग्जाम में भी ये टर्मिनोलॉजी पूछते हैं, तो अपने को याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ही है हमारा टर्म असेसमेंट ईयर। क्या नाम है? असेसमेंट ईयर, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे AY। असेसमेंट का मतलब, एसएस का मतलब क्या होता है पता है? नहीं, असेस, करनो मतलब चेक करो, આપણે એને એસેસ કરીએ છીએ,
સમજીએ છીએ, ચેક કરીએ છીએ। असेसमेंट मतलब एनालिसिस, समझवाना, इन्हें चेक करवा, समझने के लिए। ऐसा याद मत रखना, गुजराती में मत लिखना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी चीज को हम लोग एसेस करते हैं, लाइक मैं SY के सब्जेक्ट्स को एसेस कर रहा हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में समझ रहे हो कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ। तो आपने क्या किया, उसका असेसमेंट किया। असेसमेंट किया मतलब चेक किया, और फिर आपने अपना डिसीजन किया। तो यहां पर सबसे पहला है असेसमेंट ईयर। तो वो ईयर जब हम इनकम को एसेस करेंगे, मतलब इनकम को चेक करेंगे, इनकम को समझेंगे या उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, असेसमेंट ईयर मींस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब वो ईयर जो 1st अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके बाद वाले ईयर के 31st मार्च पर खत्म हो रहा है। ये आपको पता ही है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर 2023-24, तो इसका मतलब ये कब से स्टार्ट होता होगा और कब खत्म होता होगा। मैं बोल रहा हूं कि असेसमेंट ईयर है 2023-24, तो इसका मतलब कौन सी डेट से ये ईयर असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है और कौन सी डेट पर ये असेसमेंट ईयर एंड होगा, वो मैं पूछ रहा हूं, बता। 1st अप्रैल 2000 से स्टार्ट होगा ये स्टार्ट, एंड एंड कब होगा, 2000, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो 31st मार्च 2024 पे ये ईयर क्या होगा, एंड होगा। देखो यहां पर लिखा ही है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। अगर ना पता हो तो लिख दो, कमेंस मींस स्टार्ट। ये वर्ड आपको आगे बहुत सुनने को मिलने वाला है, एग्जाम्पल के टाइटल में देखने को मिलेगा। 1st अप्रैल 2023 एंड एंड ऑन 31st मार्च 2024। अभी ये तो हमने ईयर समझा, बट एग्जैक्टली सर असेसमेंट ईयर का क्या मतलब। ये तो ईयर हुआ 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च का। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स ड्यू ड्यूरिंग द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। मतलब जो पैसा आपने प्रीवियस ईयर मतलब पुराने वाले पहले वाले साल में अर्न किया है, वो असेसमेंट ईयर के अंदर चेक किया जाएगा एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द रिलेवेंट फाइनेंशियल एक्ट। फाइनेंशियल एक्ट मतलब जो गवर्नमेंट टैक्स रेट डालती है वो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अभी इसको हमें अच्छे से समझना है। क्या बोला है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो मैंने इनकम अर्न की है उसका असेसमेंट ईयर मतलब उसका चेकिंग असेसमेंट ईयर में होता है। क्या मैंने बोला, प्रीवियस ईयर में जो मैंने इनकम अर्न की, प्रीवियस ईयर मतलब पुराना साल। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो 1st अप्रैल 2022 से लेके 31st मार्च 2023 ये ईयर क्या हो गया है, एंड हो चुका है, ईयर खत्म हो गया है। तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कि मेरी इनकम सारी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ईयर खत्म हो चुका है। अब ये वाले ईयर में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर है, खत्म हो गया है पहले वाला साल, तो उसको बोलेंगे PY मींस प्रीवियस ईयर। PYAY बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है। अभी ये ईयर खत्म हो गया है, तो अब इस साल में मेरी टोटल इनकम कितनी हुई है और उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना होगा ये चेक करना है। चेक कब करेंगे, जब ये डेट खत्म हो जाएगी तभी। तो ये डेट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कौन सी डेट आएगी, 1st अप्रैल 2023 आएगी और वो ईयर खत्म होगा। मतलब गवर्नमेंट हमको टाइम दे रही है 31st मार्च 2024 तक का। तो जो इनकम मैंने 2022-23 में अर्न की है उसका चेकिंग यानी कि असेसमेंट वो कब किया जाएगा, उसके बाद वाले ईयर में, यानी कि 1st अप्रैल 2023 से लेके 31st मार्च 2024 के बीच में। तो यहां पर हम 2022-23 मतलब जो साल खत्म हो चुका है, जिसकी इनकम कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। देखो यहां पर जिस साल में हमने इनकम अर्न की है उस ईयर को हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और उस इनकम का हम लोग चेकिंग असेसमेंट टैक्स का कैलकुलेशन कौन से ईयर में कर रहे हैं, उस ईयर को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। यानी कि इनकम टैक्स्ड, टैक्स्ड मतलब जो इनकम मैंने अर्न की है प्रीवियस ईयर में उसके ऊपर टैक्स मुझे पे करना होगा असेसमेंट ईयर में। क्योंकि ऑब्वियस है जिस साल मेरी इनकम कंप्लीट हो गई होगी उसके बाद ही तो मैं उसका कैलकुलेशन करके टैक्स पे कर सकता हूं। अभी सपोज ये 2023-24 चल रहा है एग्जांपल के तौर, और ये ईयर खत्म ही नहीं हुआ है,
तो मैं उसके ऊपर पूरा टैक्स कैसे भर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि अगले दिन अगले महीने मेरी कितनी इनकम होने वाली है, इनकम होगी भी या नहीं होगी, वो मुझे पता ही नहीं होगा। तो मैं अभी के अभी टैक्स पे नहीं कर सकता, पहले ईयर खत्म होगा और उसके बाद वाले ईयर में ही जो ईयर खत्म हुआ है उसका मैं टैक्स पे कर पाऊंगा। अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से 22-23 ये प्रीवियस ईयर है, मतलब इस साल में हमने इनकम अर्न की और इसका टैक्स हम लोग कौन से ईयर में पे करेंगे, 23-24 में, तो उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। अभी ध्यान से समझो, सपोज 23-24 खत्म हो गया, 23-24 खत्म हो गया और उसका टैक्स का कैलकुलेशन और टैक्स का पेमेंट कब होगा, 24-25 में। तो इस केस में मुझे आप बताओ, ये 2 ईयर है, इसमें से प्रीवियस ईयर कौन सा और असेसमेंट ईयर कौन सा, 23-24 को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलेंगे, 24-25 को असेसमेंट ईयर। बोलो सबको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इनकम अर्न की है मैंने, फॉर एग्जांपल 2021-22 में, ठीक है, ये मेरा इनकम अर्निंग का ईयर है, तो इसका असेसमेंट, इसका चेकिंग कौन से ईयर में होगा, उसके बाद वाले ईयर में, 2022-23। तो यहां पर हम किसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे और किसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी अगर आपको ये समझ में आएगा तो ही आगे की चीजें समझ में आएगी। तो ये बेसिक चीजें सब लोग क्लियर हो गए कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया प्रीवियस ईयर भी क्या है। इसी के साथ में यूजुअली इनकम अर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, जो कि मैंने समझाया। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर, जो कि हमने अभी समझ लिया। दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ ही समझे कि मैंने 21-22 में इनकम अर्न की है और उसका असेसमेंट हो रहा है 22-23 में, तो मेरे लिए 21-22 ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। यहां पर फिर से एक बार लिखता हूं, इनकम अर्न की 21-22 में और उसका टैक्सेशन यानी कि टैक्स का कैलकुलेशन एंड टैक्स का पेमेंट हो रहा है, सॉरी 22-23 में, तो ये 21-22 जिसमें मैंने इनकम अर्न की उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में मैं ये टैक्स पे करूंगा उस इनकम के ऊपर, उस ईयर को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। अभी कई केसेस आगे ऐसे भी आएंगे कि जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की उसी ईयर में टैक्स पेमेंट भी हो सकता है। तो हमको तो यही याद रखना है कि जिस ईयर में इनकम अर्न की वो हमारा प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उसके ऊपर का हम लोग टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। अब बाय चांस रेयर केस में, जो कि आगे आएगा, रेयर केस में ऐसा हुआ कि 2021-22 में ही मैंने इनकम अर्न की और उसी ईयर में टैक्स भी पे किया, तो वही मेरा असेसमेंट ईयर, वही मेरा प्रीवियस ईयर। ठीक है, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, एक मूवी है ना साउथ का, ऐसा, मैं ही असेसमेंट ईयर मैं ही प्रीवियस ईयर। पर वो रेयर केस में हो सकता है। ठीक है, वो आगे आएगा कि कौन सी सिचुएशन में जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की है यानी कि प्रीवियस ईयर है, उसी ईयर में हमारा टैक्स का असेसमेंट भी हो जाएगा। अभी देखो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, रेयर केस में एमसीक्यू आता है तो के फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1989-90, मतलब आपके बर्थ से काफी पहले की बात हो रही है। द असेसी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर 1st April to 31st March previous year, and this uniform previous year has to be followed for all source of income। मतलब 89-90 से ये कर दिया कि सबको कंपलसरी 1st April से 31st मार्च के ही इनकम दिखाने हैं। मतलब कोई ऐसा है कि यार मैंने एक काम करता हूँ 1st जुलाई से ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक काम करता हूं मैं 1st जुलाई से 30th जून तक का रिकॉर्ड रखूंगा तो चलेगा। अभी दूसरे बिजनेस वाला बोलेगा मैंने अक्टूबर में शुरू किया, मैंने जनवरी में शुरू किया, तो सब लोग अलग अलग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन टैक्स का असेसमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट के लिए भी एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए भी। इसलिए क्या कर दिया, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, समान, सिमिलर
समान, कि भाई सब एक जैसा ही रहे, गवर्नमेंट को पता ही हो कि ये 31 मार्च तक का ही है, तो ये कर दिया कि भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रखना है। अभी सपोज कोई कहता है पर सर मैंने तो बिजनेस ही 1 जुलाई को शुरू किया है, तो कोई बात नहीं, 1 जुलाई से 31 मार्च पर खत्म करो, फिर अगले साल से तो 1 अप्रैल से आपका बिजनेस कंटिन्यू ही है। सिर्फ पहले साल जब आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नॉर्मल केस में 12 महीने ही होंगे। हाँ, जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो तो हो सकता है कि ये प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो। प्रीवियस ईयर मतलब ईयर इन विच इनकम इज अर्न, तो अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू ही है तो 12 महीने ही होंगे, और अगर आपने बीच में बिजनेस शुरू किया है तो 12 महीने से कम भी हो सकता है। एमसीक्यू के लिए आता है, प्रीवियस ईयर कैन बी 12 मंथ, 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ, एनी मंथ। क्या होगा आंसर? 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। 12 महीने हो सकता है या 12 महीने से कम भी हो सकते हैं। 12 महीने ही होने चाहिए ऐसा भी कंपलसरी नहीं है, 12 महीने से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 31 मार्च को तो आपको ब्रेक लगा ही देनी है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब इट कैन नेवर बी मोर देन 12 मंथ। नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो 12 मंथ से कम हो सकता है। ये प्रीवियसली एमएस यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा हुआ एमसीक्यू है, ठीक है। चलो ये सबको क्लियर हुआ, तो ये चीजें हमारी जो बेसिक थी वो फिर से एक बार जो चीज मैंने आपको समझा दी, अब हम वो पैम्पलेट में से पढ़ लेते हैं। देखो, फॉर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और प्रोफेशन फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज हो, फर्स्ट प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? कमेंस्ड फ्रॉम डेट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस। सेटिंग ऑफ बिजनेस मतलब स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। जैसा मैंने भी आगे एग्जांपल दिया कि मैंने तो 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं, आपका प्रीवियस ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। सर मैंने तो 10 अगस्त से शुरू किया था बिजनेस, ठीक है, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर, पहला प्रीवियस 10 अगस्त से शुरू होगा। एंड कब होगा वो तो फिक्स ही है, इमीडिएट फॉलोइंग 31 मार्च। मतलब सपोज ऐसा है कि मैंने 15 जुलाई 2023 को बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर 15 जुलाई से स्टार्ट होगा 2023 से, पर खत्म कब होगा? 31 मार्च 24 पे। सपोज कोई ऐसा है कि सर मैंने तो 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट किया था बिजनेस, तो उसका प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर 2023 से। खत्म कब होगा? वो तो सर फिक्स ही है 31 मार्च 2024। तो पहला प्रीवियस ईयर कब से कब तक का हो सकता है? आपको इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज इनकरेक्ट और ब्लैंक इज करेक्ट, और आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आपको करेक्ट चीज पता होनी चाहिए कि अगर न्यू बिजनेस है तो 1 अप्रैल, या तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया हो वो, अगर किसी ने 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल, 15 जुलाई को किया तो 15 जुलाई, 10 अगस्त को किया तो 10 अगस्त। मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू इमीडिएट नेक्स्ट 31 मार्च 2023 फोर जो भी ईयर आ रहा है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर देखो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ ही है कि वहां से एमसीक्यू आ सकते हैं। 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ है, जो मैंने अभी आपको बोला, सारी चीजें आपको टिक मार्क हाईलाइट की हुई मिलेगी। हाँ, आपको आपके पैम्पलेट में अपने सुंदर सुंदर हाथों से करना है, और पेंसिल से मत करना, पेन से करना। कुछ एग्जाम्पल लिखना है ना तो वो पेंसिल से लिखो, बट टिक मार्क करो उसको आप ब्लू रेड पेन से, या हाईलाइटर येलो फ्लोरोसेंट पेन जो आती है, हाईलाइटर पेन आती है, उसका यूज करना। जैसे मैंने कैसे ये येलो हाईलाइट किया है, आप वही यूज करना। क्यों क्यों सर ऐसा क्यों? आपका पैम्पलेट ब्लैक कलर में प्रिंटिंग है, तो आप पेंसिल से या ब्लैक पेन से टिक करोगे ना तो कुछ डिफरेंस होगा ही नहीं, कुछ लगेगा ही नहीं। टिक क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी नजर तुरंत वहां पर जाए। इसके लिए क्या जरूरी है? कलर अलग कलर के हो। जैसे कि हमारे पैम्पलेट आप ये देख रहे हो तो उसमें ब्लैक कलर से लिखा है, तो मैं टिक मार्किंग देखो मरून कलर से कर रहा हूं ताकि डिफरेंस पता चले, ठीक है। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, जिससे क्या होगा कि आप जब भी पैम्पलेट ओपन करोगे ना तो वही चीज पे आपकी नजर जाएगी जो कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें फिर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही आपको फिर से रिफर करनी है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन द इमीडिएट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन फॉर द रूल। देखो, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में आता है। मतलब वैसी इनकम जो उसके बाद वाले
असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होती है। नॉर्मल सेंटेंस क्या है, जो प्रीवियस ईयर में हमने पैसा अर्न किया उसका टैक्स कब लगेगा, असेसमेंट ईयर में, उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में, उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ये क्या है, एक्सेप्शनल पॉइंट है। सेंटेंस को समझो, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट टैक्सेबल इन इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। मतलब ऐसी इनकम जो कि प्रीवियस ईयर में आपने अर्न की है वो उसके इमीडिएट नेक्स्ट वाले ईयर में यानी कि असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं होगी, मतलब कि उसी साल में टैक्स हो जाएगी। तो वो कौन कौन सी इनकम है, एक्सेप्शनल है, काम की चीज है। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग, याद रखना, नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग, शिपिंग वर्ड देखने को मिलता है, मतलब के जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न की है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी, असेसमेंट ईयर पर मतलब नेक्स्ट ईयर पर बात नहीं जाएगी। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली फॉर और फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब ऐसा है कि अभी मैं 10 साल के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं यूएसए, जो बाइडेन बुला रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं और अपने कोई भी चांसेस नहीं लग रहे जीतने के, तो आप आ जाओ, हमको कुछ गाइड वाइड दो करो ताकि हम लोग फिर से जीते और पावर में आए। तो मैं जा रहा हूं 10 साल तक, अगले 10 साल तक मैं वहीं पे रहूंगा। तो इस साल जो मैंने पैसा अर्न किया वो टैक्सेबल कब होगा, नेक्स्ट ईयर, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में। अब मैं तो नेक्स्ट ईयर से पहले इंडिया छोड़ के चला जाता हूं, तो गवर्नमेंट को तो बाबा जी का थुल्लू मिला, चूना लगा गया उनको। मैंने 1 करोड़ रुपए की अर्निंग की, सपोज 20 लाख रुपीज, 20% के हिसाब से नॉर्मल, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, 20 लाख रुपीज का गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, मैं तो यूएसए चला गया। अभी गवर्नमेंट कहाँ आएगी यूएसए मुझे इनकम टैक्स पे करवाने के लिए, तो गवर्नमेंट के तो 20 लाख के लग गए। तो यहां पर क्या होगा कि आप परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहे हो या लॉन्ग टाइम के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, वो तो ऑब्वियसली हमारे वीजा से पता चल जाएगा। तो क्या आप करो भाई, रुको रुको जरा, सबर करो, जो आपने इनकम अर्न की है ना उसके ऊपर टैक्स पे करके जाओ। पर अभी तो आपने तो बोला था कि इस साल की इनकम नेक्स्ट ईयर पे करनी होती है, भाई तुम अगले साल हो यहाँ पर, नहीं अगले साल नहीं हो, यही तो मैं चांस ढूंढ रहा था। तो फिर यहीं पे अभी टैक्स पे करके जाओ, वरना जाने नहीं देंगे, एयरपोर्ट पे ही पकड़ के मारेंगे डंडे। तो अगर कोई पर्सन परमानेंट या लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो इस साल की इनकम का टैक्स इसी साल भर के जाओ, अगले साल असेसमेंट ईयर की बात नहीं करनी। देन इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो बिजनेस फॉर्म हुए हैं 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए, दिवाली के टाइम के लिए मैंने बिजनेस सेटअप किया है, पूरे वडोदरा में, पूरे गुजरात में साहस फायर क्रैकर्स बिकेंगे, ठीक है, 1 महीने का बिजनेस है, 1 महीने में मैं बंद कर रहा हूं, तो भाई 1 महीने का ही तो आपका बिजनेस है, अगले साल तो बिजनेस का कोई नाम निशान ही नहीं मिलेगा, तो भाई इस साल की इनकम अर्न की ना, इसी साल पे टैक्स पे करो, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के बिजनेस के लिए। इसके लॉजिक समझो, मैं आपको लॉजिक्स भी समझा रहा हूं कि क्यों ऐसा, अगले साल का वेट क्यों नहीं करना है, अगले साल भाई बिजनेस ही नहीं है तो कोई तो हाथ खड़े कर देगा, मेरा बिजनेस ही नहीं है तो मैं काय का टैक्स पे करूं, अगर मैं टैक्स में नहीं करता तो बिजनेस बंद कर देंगे, कर दो, क्योंकि मैंने खुद ही बंद कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर टैक्स पे नहीं करेगी तो क्या करेंगे, हम कंपनी को सील मार देंगे, कंपनी बंद कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं टैक्स पे कर देता हूँ। साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स है, सपोज मैंने इस साल जो इनकम अर्न की वो टैक्स पे नहीं करूंगा अगले साल, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, साहस को ताले मारो, अभी आप ओपन नहीं कर सकते, नहीं नहीं ऐसा मत करना प्लीज, तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं। पर अगर ऐसा है साहस फायर क्रैकर्स, जो कि मैंने 1 महीने के लिए ही खोला था, 1 महीने का ही बिजनेस था, वो बिजनेस हो गया, पैसे अर्न कर दिए, अभी अगले साल मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, सरकार बोलेगी मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, कर दो, मैंने खुद ही बंद किया हुआ है, इसलिए क्या अभी इनकम अर्न की ना, अभी टैक्स पे कर दो, अभी के अभी, ठीक है। देन फोर्थ, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट विद अ व्यू टू अवॉइडिंग टैक्स पेमेंट, मतलब मैं मेरी इनकम या मेरा असेट है वो दूसरे किसी पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं ताकि मैं टैक्स से बच सकूं। रुको, आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, ट्रांसफर मैं कैसे कर सकता हूं, गिफ्ट के फॉर्म में या कोई और तरीके से, तो आगे ही आ चुका है गिफ्ट टैक्स, समझा ना, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स में वो पे करना ही पड़ेगा, आप ऐसे छटक नहीं सकते। तो मैं अगर ऐसा कर रहा हूं कि मैं टैक्स से बचने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए मेरी इनकम या असेट को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो भी आप इसी साल टैक्स पे करो, क्योंकि अगले साल तो आपकी असेट ही नहीं रहेगी, ये अगले साल तो आपकी ये इनकम ही नहीं रहेगी क्योंकि आपने दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो अभी के अभी टैक्स पे कर दो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मतलब हम बिजनेस जैसे स्टार्ट करते हैं वैसा बिजनेस बंद भी तो हो सकता है ना,
अभी मैं 31 मार्च को ही बिजनेस बंद करूं ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने सपोज ऐसा है 30 जून 2023 को ही बिजनेस बंद कर दिया, 1 अप्रैल 2023 से ईयर स्टार्ट हुआ होगा, जो कि एंड होने वाला है 31 मार्च 2024 पे, और उसका टैक्स का असेसमेंट होगा उसके बाद 24-25 में। बट मैंने बिजनेस ही यहां पर बंद कर दिया है। भाई आपने बिजनेस ही बंद कर दिया है, तो अब अगले ड्यूरेशन में मतलब 30 जून के बाद 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपकी कोई इनकम होने ही नहीं वाली है, तो अब आप क्यों वेट कर रहे हो? अब अभी टैक्स पे कर दो। वो तो हम इसलिए वेट कर रहे थे कि 31 मार्च पर ईयर खत्म हो रहा है और उस डेट तक आपकी इनकम हो सकती है, तो जब इनकम कंप्लीट होगी तभी तो आप उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी तो आपका बिजनेस ही बंद कर दिया आपने, तो कंफर्म हो गया कि अब इनकम होने ही नहीं वाली है, तो कंफर्म यहां तक की जो भी इनकम हुई है चलो टैक्स पे कर दो। क्लियर? तो ये 5 सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की है उसी ईयर में हमको टैक्स पेमेंट कर देना है, मतलब नेक्स्ट ईयर पे असेसमेंट का वेट नहीं करना है। बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई आप लोगों को? कंफर्म? तो हमने यहां तक पहली जो टर्म्स है वो कंप्लीट की। अभी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 5 से 10 मिनट का, ये जो टर्म्स है उसको अच्छे से ध्यान से समझ लो, फिर हम लोग आगे के टॉपिक के ऊपर जाएंगे। और फिर से एक बार क्विकली बता देता हूं कि अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के लिए सास इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, TY, BCom, CA, CS, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में, एप्लीकेशन मोड में, सभी मोड्स अवेलेबल है। सभी मोड्स की फीस भी हमने अलग रखी है और कम फीस पर बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फैसिलिटीज आपको मिलेगी। ये सारे लेक्चर्स भी हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। चलिए जल्दी से क्विकली 10 मिनट का टाइम है, थोड़े पहले पढ़ लो और फिर थोड़ा पानी वानी पी के फ्रेश हो जाओ, कंटिन्यू ही रहेगा हमारा लेक्चर। चलो यहां तक की चीजें पढ़ ली है सबने। नेक्स्ट हमारी टर्म है पर्सन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या वर्ड है पर्सन का। ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एमसीक्यू में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें से आते हैं। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, अब पर्सन का मतलब सिर्फ नॉर्मल पर्सन आपके मेरे जैसे लोग नहीं होते। टैक्सेशन के अंदर पर्सन का मतलब बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें एक है इंडिविजुअल, जो कि हम सब इंडिविजुअल के बारे में भी हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभक्त कुटुंब। ये वर्ड आपको आ चुका है 11th स्टैंडर्ड OCM DO। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, 2 चैप्टर आते थे, इसके अंदर ये सारी चीजें आ चुकी है। कंपनी, फर्म, फर्म का मतलब होता है यहां पर पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी पेढ़ी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP कहते हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, आगे आएगा ही, डोंट वरी। लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल या ज्यूरिसडिक्शन पर्सन, नॉट फॉलोइंग विद इन द प्रीसीडिंग कैटेगरी। देखो अभी ये तो सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। पर्सन के अंदर ये 7 चीजें कवर करनी है, जिसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल। अब यहां पर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी नेचुरल पर्सन। आपको इस तरह से फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट ऑड वन आउट। मुकेश अंबानी, बाबा रामदेव, आलिया भट्ट, रिलायंस इंडस्ट्री। विच इज द ऑड वन? ऑड वन मतलब अलग। रिलायंस इंडस्ट्री। नहीं सर ये आलिया भट्ट हीरोइन है, तो ये अलग नहीं हो गई, ये फीमेल है। ये इंडिविजुअल में 3 आते हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री आएगी कंपनी में, तो वो ऑड, ऑड ODD, ऑड ऐसे पूछेंगे। फाइंड आउट ऑड वन आउट मतलब जो अलग पड़े चेने शोधो। तो आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है आंसर। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन मतलब इंडिविजुअल, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, जैसे गौतम अदानी हो गए, आलिया भट्ट हो गई, आप हो गए, भाविन सर हो गए, कोई भी, ये सब आते हैं इंडिविजुअल में, जो कि नेचुरल पर्सन होंगे। क्लियर सब लोगों को? दूसरा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्संस लीनियरली डिसेंडेड। लीनियरली डिसेंडेड का मतलब सबसे पहले ऐसा है, फॉर एग्जांपल ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो सपोज वो भी परदादा, પછી दादा, फादर, चिल्ड्रन,
अभी स्पेशली एस में ऐसा है कि सन एंड डॉटर दोनों आ जाता है, अनमैरिड डॉटर। हालांकि इसके अंदर एक बहुत ही फेमस केस थोड़े टाइम पहले ही हुआ था, और उसमें अभी गर्ल्स को भी इक्वल राइट मिलता है इन फादर्स प्रॉपर्टी। पहले ऐसा था कि सिर्फ लड़कों को मिलती थी पापा की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस, पर अब ऑफिशियली लीगली पापा अपनी मर्जी से जिसको जो भी देना चाहे दे सकते हैं, बट लीगल ये था कि पापा की प्रॉपर्टी में लड़के जो थे उनको हिस्सा मिलता था, मैरिड लड़कियों को नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैरिड लड़की का मैरिज जहां पर हुआ होगा वो जिसका भी लड़का होगा उनकी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होगा। बट अभी वो चेंज हो गया है और गर्ल्स जो है वो भी पापा की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मेन आएगा कौन, जो लीनियली मतलब ऊपर से नीचे तक का ये चेंज चलेगा। किस में, HUF में, जिसको मैनेज कौन करता है, सबसे सीनियर मेंबर जो होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता। अब वर्ड आई गयो તમને, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली manages the HUF and he is considered as the कर्ता of business, कर्ता of HUF, like शाह एंड फैमिली, पटेल एंड फैमिली, तो ये सब क्या है, HUF का एग्जांपल है। कंपनी, तो कंपनी मींस फॉलोइंग, कोई भी इंडियन कंपनी हो सकता है, ये सभी चीजें टिक करनी है कि कंपनी वर्ड यूज किया है, मतलब उसके अंदर कोई भी इंडियन कंपनी आ सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड, एस्टैब्लिश अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी के लॉ के अंडर में कोई कंपनी फॉर्म हुई है, या तो फिर एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और अ बॉडी विच इज असेस्ड और वाज असेसेबल और assessed as a company for any assessment year commencing from 1st April or before April 1, 1970। मतलब जिसको भी कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जिसको ट्रीट किया जाएगा एज कंपनी, तो वो भी ये कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि मेन आपको याद रखना होगा, मोस्टली यही आने वाला है, जिसके बहुत सारे एग्जांपल है, ONGC कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स लिमिटेड, ठीक है, विप्रो लिमिटेड, L&T इन्फोटेक, L&T कंपनी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, अदानी, ये सब नाम आपने सुने हुए ही है। तो ये सब कौन सी कैटेगरी में जाता है, कंपनी में। क्लियर, तीन चीजें देखी, सबसे पहले क्या देखा, इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल में आता है। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा कंपनी। उसके बाद है चौथा अ फॉर्म। फॉर्म का मतलब आम गुजराती मानो मतलब था पेढ़ी, बट स्पेसिफिकली बात हो रही है इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म की, जो कि मैनेज होता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय भागीदारी कायदो 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में आने वाली फॉर्म, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है। पार्टनरशिप क्या है, सिर्फ नॉलेज के लिए, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर कूल, ये है मिस क्यूट, ठीक है, ये दोनों मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो रिलेशन हुए इन दोनों के बीच में, बिटवीन टू या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिन्होंने एग्री किया है कि हम लोग मिलके जो बिजनेस करेंगे उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अलग बात है, P&L रेशियो कुछ भी हो सकता है, इक्वली भी हो सकता है या कोई और भी डिसाइड कर सकता है। वी हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल द मेंबर्स, यानी कि मिस्टर कूल एंड मिस क्यूट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, या दोनों में से कोई एक, लाइक मिस्टर कूल बोलेगा आई एम कूल, मैं काम कर लूंगा, तुम आराम करो, तो भले मिस्टर कूल अकेला काम कर रहा है तो भी उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है पता है, मतलब पार्टनरशिप सही में है या नहीं, उसका मेन जो क्वालिटी होता है, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यही होता है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कुछ काम का नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब एक पार्टनर के काम के लिए दूसरे पार्टनर भी जिम्मेदार होंगे, ये पार्टनरशिप का असली टेस्ट है। बाकी P&L डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, बट मेन क्वालिटी क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब क्या सुख दुख के साथी है। एक काम करेगा, एक ने गलती की है तो क्या दूसरा भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं,
ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। देन फिफ्थ इज एओपी। एओपी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर उसको बीओआई भी कहते हैं। एओपी या बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। द वर्ड एसोसिएशन मीन्स ज्वाइन फॉर कॉमन पर्पस और join to join in action. Therefore, AOP means associations in which two or more persons join for a common purpose or common action. तो सर ये तो वैसे तो पार्टनरशिप जैसा ही हुआ ना। तो हाँ, हुआ ऐसा है कि भाई दो से ज्यादा लोग मिले हुए, बट बाकी के जो क्वालिटीज है पार्टनरशिप के, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, म्यूचुअल एजेंसी हो, कुछ और मिसिंग है, तो फिर मिलके काम कर रहा है बट पार्टनरशिप नहीं बनी है, तो फिर उसको हम बोलेंगे एओपी या बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर, याद रहेगा यहां तक। देखो 5 चीजें हुई, कौन कौन से आएंगे पर्सन के अंदर? पहला इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी या बीओआई, देन अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के अंदर कौन आते हैं? तो म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी बॉडी येलो हाईलाइट किया ना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आते हैं। या अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल और एंट्रस्टेड बाय गवर्नमेंट, लाइक वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या वीएमएसएस, वडोदरा म्यूनिसिपल सेवा सदन। ये क्या है? लोकल अथॉरिटी है, तो उसका भी टैक्स का असेसमेंट होगा। जो ड्रेनेज का काम करने के लिए आते हैं, रोड का काम करने के लिए आते हैं, कचरा लेने के लिए आते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उसकी गाड़ी पर देखना वीएमएसएस लिखा होगा। तो वडोदरा म्यूनिसिपल सेवा सदन वो भी खर्चा करते हैं, वो भी टैक्स लेते हैं, चलो मकान वेरो लाओ, चलो प्रॉपर्टी टैक्स लाओ, तो ये सब इनकम एक्सपेंस वो भी करते हैं, तो ये भी टैक्सेबल होते हैं, मतलब उनका भी इनकम का असेसमेंट होता है, वो आते हैं लोकल अथॉरिटी में। आपको वडोदरा म्यूनिसिपल सेवा सदन या वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कोर्ट ऑफ कमिश्नर, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ये नाम देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल, जुडिशियल यानी कि लीगल, लॉफुल पर्सन, एंड एजेपी कवर्स ऑल आर्टिफिशियल पर्सन विथ अ जुरिसडिशियल पर्सनालिटी सच एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल क्या है पता है सर? इंडिया में जितने भी वो बार चलते होंगे ना, उनका काउंसिल होगा बार काउंसिल। यस, लॉयर्स का होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। क्लियर? इट कवर्स दोस विच इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ दी अबो। मतलब एजेपी में वो आ जाएंगे जो ऊपर की 6 कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आए। जर्नल प्रॉपर जो था, खास आम नोंध, તમને પેટા નોંધ આવતી હતી ને સબસિડિયરી બુક્સ અકાઉન્ટ में, गुड्स परचेस क्रेडिट पे किए तो परचेस बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक में, बिल्स पेएबल बुक में लिखो, और जो किसी में भी नहीं आया वो सबको डाल दो जर्नल प्रॉपर, खास आम नोंध। इसी तरह से जो पर्सन ना इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना बीओपी, ना मीन्स आर्टिफिशियल सॉरी एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो नहीं हुआ, जो लोकल अथॉरिटी भी नहीं है, तो अब क्या करें? डाल दो एजेपी में, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जो ऊपर की 6 कैटेगरी में नहीं आया वो सब एजेपी में चले जाएंगे। क्लियर? चलिए, अभी आपको इसमें से कितना समझ में आया है या नहीं आया है उसको चेक करने के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पैम्पलेट में ही आप आंसर लिखोगे, भले मैंने लाइट फॉन्ट में दिया हुआ है वो इसलिए, आप पहले आंसर कवर कर दो पैम्पलेट में, पहले सोचेंगे और बाद में आप अपने हाथों से पैम्पलेट में ये आंसर लिख दोगे। एमसीक्यू में आता है, एक आध दो एमसीक्यू आपको इस टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। आज का हमारा लेक्चर खत्म होगा ना, इंटरनल एग्जाम के 3 से 4 एमसीक्यू आपके हो गए, 3 से 4 एमसीक्यू कंफर्म इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। टोटल अभी तक जितना पढ़ेंगे आज के सेशन में उसमें से अच्छे से ये सेशन को अटेंड कर दिया, 3 से 4 एमसीक्यू आपके क्लियर इंटरनल एग्जाम के। और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए 2 या 3 डेफिनेशन शायद आ सकती है, चांसेस है वो क्लियर। चलिए, तो अभी हम लोग इसके बेस के ऊपर एग्जांपल जो है वो देखते हैं। देखो, एक्स इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। देखो क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पर्सन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरीज हमने देख लिया है, इंडिविजुअल, एचयूएफ,
कंपनी, फर्म, ये सब, ठीक है। तो यहां पर कहा क्या ये समझना है, एक्स इज, आपने आंसर देख लिया इसलिए नहीं, आप देखो एक्स इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। तो आप क्या देखते हो, नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल स्टूडेंट क्या देखेगा सर, पार्टनर ऑफ अ फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म। यहां पर फर्म की बात की है, क्या पूछा है, एक्स जो कि फर्म का पार्टनर है। तो यहां पर एक्स का स्टेटस क्या हुआ, इंडिविजुअल। हाँ, अगर ऐसा बोला होता कि एक्स एंड वाई पार्टनरशिप फर्म या एक्स एंड वाई फर्म, तो वो पार्टनरशिप फर्म में चली जाती। तो वो पार्टनरशिप फर्म, यहां पर क्या बोला है, एक्स, एक्स को टिक करना। सर एक्स को टिक ही नहीं करना, एक्स को भूल गए हम लोग, नहीं समझ में आया, पोगो देखना, कोई बात नहीं। चलो, एक्स पर्सन और पार्टनर ऑफ फर्म, तो इट इज कंसिडर एज इंडिविजुअल। तो यहां पर आप लिख दोगे इंडिविजुअल। बी, देखो बी डायरेक्टर ऑफ साहस लिमिटेड, तो बी डायरेक्टर ऑफ साहस लिमिटेड। तो स्टेटस किसका पूछ रहे हैं, साहस लिमिटेड का या बी का, बी। तो बी कौन है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो बी इज इंडिविजुअल। सपोज यहां पर ऐसा पूछा होता साहस लिमिटेड, तो क्या होता, कंपनी, साहस लिमिटेड या साहस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कंपनी स्टेटस में चला जाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी डिस्कस किया वही चीज हम कर रहे हैं। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी हमने देखा था लोकल अथॉरिटी, बीएमसी, वीएमएसएस, तो लोकल अथॉरिटी। सपोज ऐसा होता कि भाविन शाह एन एम्प्लॉय ऑफ वीएमएसएस, भाविन शाह डैश एन एम्प्लॉय ऑफ वीएमएसएस या वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि यहां पर बात हो रही है भाविन शाह की, तो वो इंडिविजुअल हो जाता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, समझ रहे हो आप लोग कॉन्सेप्ट, ये समझना ही जरूरी है। बॉम्बे सेल्स टैक्स बार काउंसिल, एजेपी, फुल फॉर्म आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, सब पास होगा। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर हाथी, अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो मिस्टर हाथी या डॉक्टर हाथी, उसकी बात हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल। मिस बबीता जी, क्योंकि कई बार जेठालाल भूल जाते हैं कि वो अय्यर की वाइफ है, इसलिए एम एस लिखा है। पता चलता है ना, एम एस एंड एम आई एस एंड एम आर एस का डिफरेंस। एम आर एस मतलब पता है कि वो मिसेस है, मैरिड है, मतलब ये पता है कि अनमैरिड है, पर कोई लड़की का पता नहीं है मैरिड है या अनमैरिड है, तो एम एस, मिस वर्ड यूज होता है, बट ये एम एस, ठीक है। तो मिस बबीता जी, हमको नहीं पता है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, मिस हो या मिसेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पार्टनर इन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बात है, जेठालाल के तो भाग्य खुल गए। तो इसका स्टेटस क्या, बबीता जी है, इंडिविजुअल। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म पूछा है, ठीक है। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहा होता तो कंपनी। मास्टर टप्पू, अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, बात किसकी हो रही है, टिपेंद्र की, टप्पू की, तो वो इंडिविजुअल। सर वो तो माइनर है ना, माइनर को पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए एंटर कर सकते हैं, ये आपको 12th में भी आ चुका है, और आगे टीवाई बीकॉम में आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना आएगा, उसमें भी मैं समझाऊंगा। तो वैसे तो माइनर को पार्टनरशिप में ऐड नहीं कर सकते नॉर्मली, बट उसको फर्म के बेनिफिट लेने के लिए एडमिट कर सकते हैं। तो मास्टर टप्पू, यहां पर तो अपने को यही देखना है, वो किस में जाएगा, इंडिविजुअल। देन आत्माराम तुकाराम भिंडे, भिंडी मास्टर, टीचर इन स्कूल, या आत्माराम तुकाराम भिंडे एकमेव सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, तो उसका स्टेटस क्या, कोई भी बात नहीं, भिंडी मास्टर ही है ना, इसकी बात हो रही है ना, इंडिविजुअल। बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिविजुअल नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो वो जाएगा कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, ये भी कंपनी है, तो कंपनी। लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, कोई बात नहीं, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कंपनी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नाम ही लिख दिया, कंपनी आएगा। ट्रस्ट ऑफ राम जन्मभूमि
टेम्पल, राम जन्मभूमि टेम्पल के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होगा पहले देखो किस में आएगा, कोई कैटेगरी में नहीं आता। ट्रस्ट बनाया है तो ना वो इंडिविजुअल है, ना वो एचयूएफ है, ना वो कंपनी है, ना वो पार्टनरशिप फॉर्म है, ना ही वो कोई लोकल अथॉरिटी है, ना ही वो एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी नहीं है, क्योंकि लिखा होगा कि भाई इतने लोग मिले बीओपी के लिए या एओपी के लिए, तो ये आएगा एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अलकापुरी क्लब, क्लब के अंदर क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वो हो जाएगा एओपी या बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एमएस यूनिवर्सिटी, देखो एमएस यूनिवर्सिटी ना वो इंडिविजुअल है, ना ही वो कंपनी है क्योंकि लिमिटेड वर्ड नहीं लगा है, ना ही वो एचयूएफ है, ना ही वो फॉर्म है, ना ही वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बीओआई है, कुछ नहीं है वो, लोकल अथॉरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एजेपी, जो किसमें भी नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका एजेपी होता है। सिमिलरली श्रीजी ट्रस्ट, देखो यहां पर ऑलरेडी एक ट्रस्ट आ गया, तो ट्रस्ट आता है तो क्या निकलता है, एजेपी। मैसर्स, ये M/S है, ये देखो यहां पर जो लिखा था ना इससे ये अलग है, मैसर्स सीनियर एंड जूनियर बच्चन, अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, एंड अनरजिस्टर्ड फॉर्म, भले अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, बट है तो फॉर्म ही, फॉर्म है मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मर्चेंट, क्या बोला है, एसोसिएशन मतलब बहुत सारे लोग मिले होंगे, तो वो क्या होगा, एओपी या फिर बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया नहीं हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बोलो समझ में आया सबको। चलो यहां पर 2 एग्जांपल कंप्लीट हुए, तीसरा वाला आपको खुद एग्जाम्पल होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, 3rd and 4th। मैं अभी आपको होमवर्क में मतलब अभी यहां पर ही टाइम दूंगा, आपको खुद सॉल्यूशन करना है। वैसे ऑफिशियली मैं यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूं, हमारा जो टारगेट था वो टॉपिक कंप्लीट हो गए, और 2 एग्जाम्पल आपको यहीं पर सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए देने। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ मैं ही यहां पर करवा दूं या हमारे जो टीचर्स है वही सब कुछ पढ़ा दे, फिर आपको क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो समझे उसके हिसाब से आपको पहले जो पढ़ा है वो एक बार रिफर करना है, और फिर ये एग्जाम्पल नंबर 3 and 4 पैम्पलेट में ही कंप्लीट कर देना है। क्लियर, तो यहां पर मैं मेरा लेक्चर एंड करता हूं। फिर से एक बार बता देता हूं, इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन FY SY TY कोई भी सेमेस्टर के लिए, इवन 11th 12th इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम के लिए आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो सास स्मार्ट स्टडीज ऐप या सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।